कल जो है हमने शुरू किया था इक्वेशंस फॉर द प्लेन से मुताल्लिक जो है, और इसकी मुख्तलिफ इक्वेशंस पढ़ी थी, मुख्तलिफ फॉर्म्स थी। इस पे ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, जो कि इन्हीं को हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में मुख्तलिफ सवालों के लिए। और इनमें आपने ये चीज़ देखनी होती है कि इसमें गिवन वैल्यूज़ क्या है, तो गिवन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ किया जाए तो प्लेन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। इसको जो है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक पॉइंट x1 y1 z1 यूज होता है, और n जो है एक नॉर्मल वेक्टर होता है प्लेन के ऊपर, जिसके कंपोनेंट्स या डायरेक्शन रेशियोज a b c दिए गए हैं। तो ये a b c आर द components of the normal vector और the direction ratios of the lines इनको कहा जा सकता है। और फिर इस लिहाज से जो इसमें x1 y1 z1 आ गए, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इससे ये इक्वेशन बन जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। और मैंने कल भी आपको बताया था कि एक्स वाई जेड जो हैं ये आम तौर पे वेरिएबल्स के तौर पे आते हैं। तो जहाँ भी लिखे हों ये वेरिएबल्स के तौर पे लिखे होंगे। और अगर x1 y1 z1 लिखा हुआ हो या x2 y2 z2 हो, तो ये फिक्स पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं और ये पॉइंट्स को जाहिर कर रही होती हैं। फिर इसके बाद तीसरी फॉर्म थी ये पॉइंट 3 पॉइंट फॉर्म जो है। अगर प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स दिए गए हों तो इस डिटर्मिनेंट की मदद से आसानी से जो है इसकी इक्वेशन मालूम की जा सकती है। फिर इसके बाद थी इंटरसेप्ट फॉर्म। x के डिनोमिनेटर में x इंटरसेप्ट, y के डिनोमिनेटर में y इंटरसेप्ट, z के डिनोमिनेटर में z इंटरसेप्ट प्लस के साथ लिख के इक्वल्स टू 1 लिखें, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है हासिल हो जाती है इन द स्पेस। याद रखें कि ये प्लेन हम इन द स्पेस पढ़ रहे हैं। जो सेकेंड ईयर में पढ़ा था वो हमने प्लेन्स इन द 2 डायमेंशन पढ़ी थी। अब इसके बाद जो है नॉर्मल फॉर्म है, तो नॉर्मल फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी आती है। पी इसमें याद रहे कि पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ये ओरिजिन टू द प्लेन जो है डिस्टेंस है, और पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये सिर्फ ओरिजिन टू द प्लेन ही डिस्टेंस होता है। और फिर इस लिहाज से ये जो ओरिजिन से जो है प्लेन पर परपेंडिकुलर है, जिसकी ये लेंथ है या डिस्टेंस है जिसका एल एम एन, उसी जो है नॉर्मल के या उसी परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइंस है। फिर इसके बाद जो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। अगर एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस मालूम करना हो तो वो इस डिस्टेंस फार्मूले से मालूम करते हैं। पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसको मॉड में लिखते हैं, और फिर इसके बाद इसको डिवाइड कर दिया जाता है x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के साथ है। फिर इसके बाद है अगर हमने इन दो प्लेन्स के दरमियान, कोई सी दो प्लेन्स के दरमियान एंगल मालूम करना हो, तो वो एंगल इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर के साथ। या इसको n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर n2 जो है। और इसके बाद फिर आती है कि टू लाइंस आर पैरेलल। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई जो मिसिंग है, कि अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, सॉरी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो, तो फिर इनके दरमियान एंगल 90 का बनेगा। और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये सारी वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जाएगी। ये सारी वैल्यू भी 0 आ जाएगी और ये सारी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि n1 डॉट n2 ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन किसके लिए? परपेंडिकुलर प्लेन्स के लिए।
और इसी तरह से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा फॉर परपेंडिकुलर तो प्लेन। वालेकुम अस्सलाम। तो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हो तो फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का सम भी 0 होता है, और अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हो तो n1 डॉट n2 ये भी 0 के इक्वल होगा। याद रखें कि n1 n2 आर द नॉर्मल वेक्टर्स टू द प्लेन। प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं ये वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं n1 n2 जो। फिर इसके बाद है कि दो प्लेन्स जो है पैरेलल कब होंगी? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज के जो है दरमियान रेशियो सेम होगी। जब A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 इक्वल्स टू C1 ओवर C2 होगा, तो फिर उस सूरत में जो है प्लेन्स को परपेंडिकुलर कहा जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इक्वेशंस ऑफ द प्लेन मालूम करनी है पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट में से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन। इसके मुख्तलिफ मेथड्स आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल मुझे मेथड लगता है वो ये वाला 3 पॉइंट फॉर्म वाला मेथड है कि आप जस्ट जो है डिटर्मिनेंट में पॉइंट्स को रिप्लेस कर दें, तो इससे जो है ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल हो जाएगी। तो 3 पॉइंट्स दिए गए थे, तो तीनों पॉइंट्स को जो है 2 1 1 6 3 1 और -2 1 2 को जो है इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है, और फिर इस 4/4 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना है। इसको जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया गया है x इंटू एक डिटर्मिनेंट, तो फिर उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखा है, फिर -y लिखा है, और फिर इसकी ये कॉलम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ के जो बाकी डिटर्मिनेंट बचता है वो लिखा है, और फिर प्लस के साथ उससे अगली वैल्यू जो है z लिखी गई है, और फिर उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखते हैं, और आखिर में चूंकि -1 आता है और -1 को जो है लिख के उसके रो और उसका कॉलम जो है छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो इससे जो है ये 4/4 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो जाएगा, और ये सारी जो है इससे इसकी वैल्यूज मालूम की जा सकती हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल हो जाएगी। किसी ने कोई सवाल इससे मुतल्लिक पूछना है, क्योंकि आगे भी ये यूज होंगे। पहले 4 सवाल यही हैं। कोई माइक ऑन करके पूछ सकता है सवाल। जी, कोई नहीं पूछना सर ये चाहता। जो 3 प्लान दिए हुए हैं बुक पे, सर ये तीनों जो है, पहला जो होगा X1 Y1 Z1 और दूसरा X2 Y2। हाँ, ये पॉइंट्स दिए गए हैं जी। पहले ठीक हो गया। किसी को भी आप x1 y1 z1, किसी दूसरे को x2 y2 z2, और किसी तीसरे को जो है x3 y3 z3 कह सकते हैं। तरतीब कोई ठीक है। जरूरी और नहीं। सर ये फिर चीजें जो है वो इस डिटर्मिनेंट में जो है, जो आपने फॉर्म लिखी है इसमें पुट करके जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ऑफ प्लान थ्रू हाँ जी, 3 ये प्लेन की इक्वेशन हो डायमेंशन। जाएगी। ठीक हो। यस सर। ठीक है, तो ये बात याद जी। रखनी, जब भी 3 पॉइंट्स प्लेन पे आपको मालूम हो तो ये फॉर्म यूज कर ली जाए, तो इससे आसानी से जो है आप इक्वेशन ऑफ द जी जी। प्लेन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेथड हैं, और इसके अलावा मेथड आपकी किताब में जो है डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे सिंपल मेथड है। तो पहले 4 जी सवाल, 3 सवाल ऐसे ही हैं। चौथा सवाल जी। जो है वो डिफरेंट सा है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स। तो दो प्लेन्स दी गई हैं और इनके दरमियान जो है आपने फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग, जो दी हुई दो प्लेन्स के एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी प्लेन, उस प्लेन की जो है आपने इक्वेशन मालूम करनी है क्या होगी। यानी कि ये दो गिवन प्लेन्स हैं, एक और प्लेन आपने मालूम करनी है, और जो प्लेन आपने मालूम करनी है वो प्लेन इन दोनों प्लेन के एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी। इन दोनों एंगल प्लेन्स के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा एग्जैक्टली उसके दरमियान में जो है ये प्लेन लाई कर रही होगी, उसकी इक्वेशन आपने मालूम करनी है। तो इसके लिए सपोज कर रहे हैं कि लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड प्लेन। ये दो गिवन प्लेन्स हैं,
लेकिन हमने ये पॉइंट जो है रिक्वायर्ड प्लेन पे मालूम सपोज कर लिया है। तो चूंकि ये रिक्वायर्ड प्लेन पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का दोनों प्लेन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। वो इक्वल क्यों होना चाहिए कि सवाल में बताया हुआ है कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो गिवन प्लेन्स के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल जो है वो इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो इक्वल में कर रही है तो फिर लाजमी तौर पे जो है इस प्लेन पर जो पॉइंट होगा वो दोनों प्लेन से जो है उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। और पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का ये फार्मूला हमने जो है पहले पढ़ा है। ये फार्मूला यूज करेंगे कि एक पॉइंट का एक प्लेन से जब डिस्टेंस मालूम करना हो तो पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके मॉड लिखते हैं और फिर इसको डिवाइड कर दिया जाता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो अब इस फार्मूले को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इस फार्मूले को यूज किया जाए तो ये पहली प्लेन में जो है इसमें ये एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दिया और इसको डिवाइड किया 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट के साथ जो है। और फिर इसके बाद इसी पॉइंट को ये दूसरी प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। चूंकि ये एक्स वाई जेड था तो इसलिए इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 5 आ गया और इसको डिवाइड कर दिया इसके कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ जो है इसको डिवाइड किया। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 7 आ गई वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 आ गई। और इसका जब दोनों तरफ से मॉड खत्म किया तो प्लस माइनस का साइन लिखा। याद रखें कि दोनों तरफ प्लस माइनस का साइन नहीं लिखा जाएगा। अगर हम दोनों तरफ लिखेंगे वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसलिए जो है एक ही तरफ जो है इसमें प्लस माइनस का साइन लिख लें, चाहे इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरफ जो है प्लस माइनस का साइन लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया तो ये दो रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स हासिल होगी। तो सिंपल जो है हमने इसमें एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया है। तो इससे दो ऐसी प्लेन्स की इक्वेशंस हासिल हो गई जो कि गिवन प्लेन्स के जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रही होंगी। जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है। सर ये जो आपने फार्मूला लगाया है जिसमें ऊपर डिटर्मिनेंट है और नीचे जो है इनका अंडर रूट है, सर ये डिस्टेंस का फार्मूला है? जी, ये मैंने दिखाया था, ये देख स्क्रीन तो आपको पता ये नजर आ रहा है ना ये वाला। जी जी। सर इसके ये cos थीटा सर इक्वल टू cos थीटा, सर ये एंगल भी शो करेगा? हाँ, ये दो प्लेन्स के दरमियान अगर एंगल मालूम करना, ये लिखा हो ना एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जी जी। तो वो अब ये फार्मूला यूज होगा। और ये पॉइंट ठीक। का लाइन से डिस्टेंस वाला फार्मूला है। अच्छा ये ऊपर है डिस्टेंस, सर हम ये cos वाला देख रहे हैं, ठीक। हाँ, ये इस टाइम ये छठे नंबर पे है, ये 7वें नंबर पे। जी। सर ये ए है तो x1 b1 z1, सर हाँ, ये जो है वो ए और बी और सी, सर ये वाला। ये जो प्लेन में होते हैं ना, प्लेन की इक्वेशन में होते हैं ये वाले ए ठीक। बी सी। सर सिर्फ ठीक आपने है। इस पॉइंट को इसमें पुट करना है। x की जगह x1 लिखा, y की जगह y1 लिखा, z की जगह z1 इसमें लिखा और ये यहाँ पर लिख दिया। जी सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और किसी ने तो नहीं कोई सवाल पूछना? जी, अब इसके बाद जो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है। पहले जो है बुक से जो है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स टू नॉर्मल फॉर्म। पहले इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और फिर इसके इनके दरमियान हमें एंगल भी मालूम करना है। तो याद रखें कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल जो है प्लेन की इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स दिए गए हों उनका स्क्वायर करके सम करना है और स्क्वायर रूट कर लेना है और इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो लिखा हुआ है डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ प्लेन गिवन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो प्लेन दी गई है उसको डिवाइड किया जाए 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ
और ये सिंप्लीफाई किया तो 5 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ गई वैल्यू। तो इक्वेशन 1 को जब इससे डिवाइड किया और सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई और ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन आ गई। तो इस तरह से प्लेन जो है नॉर्मल फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। किसी भी सर पहली सर पहली पहली इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लेना है और उसे जो है जो मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड करना है पहली इक्वेशन को। जी अच्छा, इसको मैग्नीट्यूड तो नहीं कहेंगे, ये इसमें जो ए बी सी की वैल्यूज होंगी आपने उसको जी जी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका ठीक है स्क्वायर करके अंडर रूट किया, सम किया और अंडर रूट लिया और फिर इससे डिवाइड किया तो पूरी इक्वेशन को 5 अंडर रूट 2 के साथ डिवाइड किया है तो ये इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब इसको जो है डिवाइड किया जाए अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर के साथ इसको जो है स्क्वायर रूट लिया और ये वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। अब इस पूरी इक्वेशन 2 को जो है इससे डिवाइड कर दिया तो सिंप्लीफाई करके जो है ये इक्वेशन हासिल होगी और ये इसकी नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो सिंपल जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करने से कोई भी इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये है वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो अब जो x का कोएफिशिएंट है ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा, एम वाई का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगी। वैसे ये इक्वेशन में जो है ए एक्स ए बी सी होते हैं लेकिन ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में ए बी सी होते हैं, जबकि ये नॉर्मल फॉर्म में जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। इसमें ये डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी होते हैं, जबकि नॉर्मल फॉर्म में ये डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि ये एल एम एन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो दूसरी तरफ होता है वो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। और इसके बाद हमने इनके दरमियान एंगल भी मालूम करना है और एंगल मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो अब देखते हैं कि इसमें एंगल कैसे मालूम किया जा सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन जो है ये लाइन 1 के, मैंने जैसे अभी आपको बताया है ये L1 की वैल्यू है, ये L2 की वैल्यू है और ये L3 की वैल्यू है। 3/5√2 इक्वल्स टू L1 minus 4/5√2 equals to M2 M1 and 1/√2 equals to M N1। और इसी तरह से इसमें जो है L2 equals to 2/3, M2 equals to -1/3 and N2 equals to -2/3। ये इसमें डायरेक्शन पहली जो है प्लेन के जो है डायरेक्शन को साइंस है और ये दूसरी प्लेन के जो है नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस है। तो therefore theta be the angle between the two given planes, दो given planes के दरमियान फिर एंगल जो है। तो ये फार्मूला जो है थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है कि आप इसकी जगह L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी यूज कर सकते हैं। इसमें याद रखें कि आप इसमें L1 L2 प्लस N1 M2 प्लस N1 N2 वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस मालूम हो। और अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस नहीं डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और इस सवाल में चूंकि हमें डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है तो हमने फार्मूला इसमें एंगल के लिए यूज करेंगे L1 L2। जी ये L1 है ये L2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, M1 M2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये N1 और N2 है और इन दोनों को आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई किया है तो ये 0 के इक्वल आ गई वैल्यू। और जब इसका कॉज इनवर्स मालूम किया तो इससे थीटा की वैल्यू π/2 के इक्वल आई। इससे मालूम हो गया कि ये जो दोनों प्लेन्स दी गई हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। जी कोई सवाल जो किसी ने पूछना है?
सर ये वही फार्मूला है जो हम पीछे भी इस्तेमाल करते रहे हैं। हाँ जी, वो ये हमने लाइंस के लिए भी यही फार्मूला यूज किया था। उसमें जो जी है सर। ये असल में लाइंस के दरमियान वाला ही फार्मूला है। तो ये प्लेन पे क्यों यूज कर रहे हैं? प्लेन के दरमियान एंगल कौन सा एंगल होगा? तो असल में प्लेन पर जो नॉर्मल होंगे उनके दरमियान एंगल ही प्लेन के दरमियान एंगल कंसिडर किया जाएगा। जी। ये बात याद रखें कि दो प्लेन्स के दरमियान एंगल किस एंगल को कहेंगे? वो एंगल जो दोनों प्लेन्स पर जो नॉर्मल है उनके दरमियान एंगल ही इन दोनों प्लेन्स के दरमियान एंगल के इक्वल कंसिडर किया जाएगा। इसलिए हमने जो है नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस को जब यूज किया है तो ये नॉर्मल्स के दरमियान एंगल आया। तो जो नॉर्मल्स के दरमियान एंगल था वही जो है इन प्लेन्स के दरमियान एंगल के इक्वल। जी। और सर नॉर्मल जो है वो लाइन के ही मुताबिकत रखता है उससे। हाँ जी, नॉर्मल चूंकि एक लाइन ही होती है जी सर तो बिल्कुल। वो इस हवाले से उसी के आएगा। ठीक। ठीक ठीक है। है। इसके बाद है सही। क्वेश्चन नंबर 6 और इसको जो है बुक से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड इक्वेशंस टू द प्लेन्स थ्रू द पॉइंट्स ए बी। अगर मैं इनके नाम ए बी जो है दे दूं एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो पॉइंट में से पास करती हुई प्लेन लेकिन एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के अलग से, वाई एक्सिस के अलग से और जेड एक्सिस के साथ अलग से जो है पैरेलल हो तो ऐसी इक्वेशन हमने मालूम करनी है क्या होगी। तो ये दो पॉइंट्स गिवन है। तो हम सपोज कर रहे हैं लेट ए प्लेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 1। चाहिए 1 कभी कंसिडर किया जाता है, कभी डी कंसिडर किया जाएगा, कभी डी को इस तरफ कंसिडर किया जाएगा। तो याद रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी इक्वेशन सपोज करते हैं। वन सपोज कर लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। अदरवाइज जो है आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 भी जो है सपोज की जा सकती है। तो इसमें जो है कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 1 कंसिडर करने से जरा सिंपल हो जाती है इक्वेशन, अदरवाइज जो है और कोई मसला नहीं बनता जी। तो ये मैंने इक्वेशन जो है सपोज कर ली है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। और इस इक्वेशन में ए बी सी क्या है? ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन पर जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी होते हैं इसमें, जो इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। और इसके जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं ये हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0 होते हैं और वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 होते हैं, जबकि जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 0 0 1 होते हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल अलग से इक्वेशन मालूम होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल अलग मालूम करनी है और जेड एक्सिस के पैरेलल अलग इक्वेशन मालूम करनी है। इसमें क्या होगी? तो अभी हम सिर्फ जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मालूम करने के लिए हमने लिखे हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस आर 1 0 0। नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। चूंकि प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है लेकिन नॉर्मल जो है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, तो फिर इस लिहाज से नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो यही जहां पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन का जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगा। और जब जो है एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो फिर क्या होता है? फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होता है, या l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 जो है ये 0 के इक्वल होता है। तो इसी को यूज करते हुए हमने जो है यहाँ पर a इंटू ए वन प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 इक्वल्स टू 0 किया। चूंकि इसके जो है ये है डायरेक्शन कोसाइन जो है 1 0 0 और इसके डायरेक्शन कोसाइन जो है ए बी सी डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। अगर आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस लिखना चाहते हैं ए ओवर
डी डिटर्मिनेंट बी ओवर डी डिटर्मिनेंट एंड सी ओवर डी डिटर्मिनेंट जो है, या सिंपल ये भी जो है, ये याद रखें 100 जो है ये डायरेक्शन रेशियोज भी है और ये डायरेक्शन कोसाइंस भी है, क्योंकि इसको जो है अगर आप जो है इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 ही बनता है, और इसको अगर 1 इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो यही वैल्यूज बनेगी। तो ये डायरेक्शन रेशियोज ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो a इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 इक्वल्स टू 0 किया, तो इससे जो है ये इक्वेशन हासिल हो गई, और इसको सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू 0 आ गई, और a की वैल्यू 0 जब रिक्वायर्ड ये इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें जो है, तो ये इक्वेशन तब्दील होगी बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 1 में कन्वर्ट होगी, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 1 में जो है कन्वर्ट होगी। अब ये जो प्लेन है चूंकि ये 2 पॉइंट में से पास कर रही है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। तो ये एक शर्त होती है कि अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन पे या किसी कर्व पे लाई कर रहा है तो फिर उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये दोनों पॉइंट जो कि इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो फिर इसकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो y की जगह -5, z की जगह 3 लिखा, तो ये इक्वेशन हासिल हो गई, और इस पॉइंट के लिए y की जगह 3 और z की जगह 1 लिखा, तो इससे ये दूसरी इक्वेशन हासिल होगी। और अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है, तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं, ये पहली वैल्यू b लिखी मैंने यहाँ पर, और उस दोनों b वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट जैसे लिखते हैं 3 इंटू -1 -3, और फिर माइनस होता है तो माइनस इंटू -1 +1, तो ये +1 के इक्वल आ गया। और फिर c लिखा है, और c को छोड़ के जो है इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 इंटू 3, बच्चे ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है कोई मसला मुझे नजर आ रहा है लिखने में जो है, या तो सी के साथ माइनस लिखा हो, और अगर सी के साथ प्लस लिखा है तो पहले इसको लिखना है -1 इंटू 3, और फिर माइनस इंटू माइनस +5 और -3। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं वैसे पड़ा, लेकिन इसका ऐसे लिखने के लिए आप इसके सी के साथ माइनस का साइन लिख लें, उस तरह से भी लिख लेंगे, आती ये भी वैल्यू -8 ही है, लेकिन बेहतर ये है कि इसके साथ -c का साइन लिखा जाए। फिर जब 1 लिखना है तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है -5 इंटू 1, तो -5, और माइनस इंटू -3 इंटू 3 -9 बन गया। सिंप्लीफाई किया तो अब इसको इसके इक्वल लिखा और इसको इसके इक्वल लिखा, तो इससे b की वैल्यू 1/7 और c की वैल्यू 4/7 के इक्वल हासिल होगी। और ये दोनों वैल्यूज जब हमने जो है इस इक्वेशन में जो हमें हासिल हुई थी बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 1 हासिल हुई थी, इसमें रिप्लेस कर दी, तो इससे जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल होगी। और इसी तरह से जो है बाकी जो है पैरेलल टू द वाई एक्सिस और पैरेलल टू द जेड एक्सिस भी मालूम की जा सकती हैं। और वाई एक्सिस के पैरेलल जब लेना है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन जो है वाई एक्सिस के 0 1 0 कंसीडर करने हैं, और जब जेड एक्सिस के पैरेलल मालूम करना है तो उसके जो है आपने डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन जो है 0 0 1 कंसीडर करने हैं। तो अभी ये इससे मतलब किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। जी, किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है? नो सर। सही। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बुक से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट में से पास करती हुई प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, और गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। ये प्लेन की इक्वेशन दी गई है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, और ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं,
और इन दो पॉइंट में से पास कर रही हो। तो हम सपोज कर रहे हैं लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो है, प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हम इसमें सपोज कर रहे हैं कि ये इक्वल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 1 के इक्वल हम, या प्लस डी के इक्वल जो है सपोज कर रहे हैं, प्लस डी इक्वल्स टू 0 जो है सपोज की जा रही। और ये मैं आपको पहले बता, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपकी मर्जी है, आप इसको डी सपोज कर लें या इसको 1 सपोज करें। अब चूंकि ये जो गिवन प्लेन है ये रिक्वायर्ड प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो फिर इस लिहाज से इन दोनों के नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो गिवन जो रिक्वायर्ड प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशियोज जो है ए बी, या नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज जो है ए बी सी है, और जो गिवन प्लेन है उसके जो है डायरेक्शन रेशियोज 1 -1 और -1 है। ये जो गिवन इक्वेशन है प्लेन की, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 1, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1 के इक्वल है। तो ये 1 -1 और -1 इन ए बी सी के साथ लिख के इक्वल टू 0 लिखा। तो कौन सा फार्मूला इसके में यूज किया है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 का फार्मूला यूज किया है, जो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए यूज किया जाता है। चूंकि ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, इसलिए दोनों प्लेन्स पे जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो भी परपेंडिकुलर होंगे, और उसको यूज किया है, तो इससे ये इक्वेशन हासिल होगी। और a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। और अब इसके बाद जो है हम जो है कहते हैं कि एज द पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन द रिक्वायर्ड प्लेन, कि ये दोनों पॉइंट चूंकि रिक्वायर्ड प्लेन पे भी लाई करते हैं, तो इसलिए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये अंडरस्टूड होता है, जब ये कहा जाता है कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि ये उसकी इक्वेशन को लाजमी तौर पे सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें जो है एक्स, वाई और जेड की जगह ये पॉइंट्स रिप्लेस किए हैं, तो इससे ये दो इक्वेशंस हासिल होगी। एक्स की जगह 1 लिखा, y की जगह 0 लिखा, z की जगह 1 लिखा, तो ये इक्वेशन बन गई a प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। और x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 1 लिखा इसमें, तो ये इक्वेशन बन गई 2a प्लस 2b प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं, और अब हमने जो है इनको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया। क्वेश्चन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वेशन हासिल होगी -a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। और एक ये इक्वेशन हमें पहले से जो है हासिल थी। पहले ये तीनों इक्वेशन 4 अननोन में थी, इसमें 4 अननोन नजर आ रहे हैं, ए बी सी और डी। तो जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन हासिल होगी कर ली, तो अब ये दो इक्वेशन जो है 3 अननोन्स में आ गई, ए बी सी में जो है ये 3 अननोन में आ गई। तो 3 अननोन वैल्यूज में जो है क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठा लिख लेंगे तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि पिछली जो है एक्स पिछले सवाल में हमने इसको यहाँ पर हल किया है, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। यानी कि ये एक वाली टर्म जो है इसमें छोड़ दी, और बी वाली टर्म, बी का कोएफिशिएंट -1, और इधर जो है सी का कोएफिशिएंट कोई नहीं, 0 है, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। और फिर इसके बाद सी का कोएफिशिएंट -1, इसको बी के कोएफिशिएंट -2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो ये +2 आ गया। और ये दरमियान में माइनस जो है ये फार्मूले वाला माइनस होता है, चूंकि इसको माइनस करके लिखा जाता है। फिर इसके बाद जो है दूसरी वैल्यू के लिए माइनस लिखा। तो जब माइनस लिखा है, अब तरतीब में ए के कोएफिशिएंट को जो है सी के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ए सी का कोएफिशिएंट चूंकि 0 है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। और फिर इसके बाद माइनस बी का कोएफिशिएंट -1 है, और इसको जो है -1 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो ये -1 यहाँ पर लिखा गया। और उसके बाद जो है सी के लिए जो है हमने ए का कोएफिशिएंट 1 और इसको बी के कोएफिशिएंट -2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो -2 आ गया। और बी का कोएफिशिएंट -1 को
ए के कोएफिशिएंट -1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है तो ये -1 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया है तो इससे जो है ए बी सी के दरमियान रेशियो आ गई। याद रखें कि तीन अननोन्स की वैल्यू, तीन अननोन्स दो इक्वेशंस के साथ सॉल्व करनी हो तो सिर्फ रेशियो की फॉर्म में सॉल्व की जा सकती हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मालूम की जा सकती। तो ए बी सी के दरमियान रेशियोज जो है वो -2, 1 और -3 के इक्वल आ गई। तो अब ये ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू हमने -3 कंसिडर कर ली, और ये वैल्यू जो है जब हमने इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में रिप्लेस कर दी है, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो इससे जो है सॉरी ये ए की वैल्यू हमने इक्वेशन इसमें पुट कर दें 3 में या 4 में पुट कर दें। इसमें इन्होंने पुट इक्वेशन 3 में किया है, तो इस 3 में पुट की है ये वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज, तो ये डी की अभी वैल्यू आई है। अब ये डी की वैल्यू जो है रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पुट a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -3 एंड d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। तो इससे जो है ये प्लेन की इक्वेशन हासिल होगी 2x - y + 3z - 5 इक्वल्स टू 0, और यही इसकी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अभी चूंकि इसमें टाइम जो है तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं, तो इसी को मैं पहले दोबारा से बता देता हूँ, फिर इसके बाद जो है अगर किसी का कोई सवाल हो आज के लेक्चर से मुतल्लिक तो वो सवाल पूछ सकता है। सवाल ये था कि 2 पॉइंट में से पास करती हुई एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जो गिवन प्लेन, ये इस गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो इसके जो है जो परपेंडिकुलर जो गिवन प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशियोज -1 सॉरी +1, -1 और -1 है, और जो रिक्वायर्ड हमने सपोज की है वो ax + by + cz + d = 0 की है, और इसके जो है डायरेक्शन रेशियोज जो है ए बी सी हैं इसके नॉर्मल के। तो ये दोनों प्लेन चूंकि परपेंडिकुलर हैं तो इसलिए इनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, तो इससे ये इक्वेशन हासिल होगी। अब ये दोनों पॉइंट जो है जो कि रिक्वायर्ड प्लेन पे लाई करते हैं, तो फिर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स जब मैंने इसमें जो है रिप्लेस कर दिए हैं तो इससे जो है ये दो इक्वेशन हासिल हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है, सबट्रैक्ट किया है, तो इससे डी कैंसिल हो गया और ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को इकट्ठा मिला के सॉल्व किया है तो इससे ए बी सी की ये वैल्यूज हासिल होगी -2, 1 और -3। अब ये दोनों ए बी सी की वैल्यूज जो है इक्वेशन इस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किए हैं तो इससे डी की वैल्यू आ गई, और डी की वैल्यू ए बी सी और डी की वैल्यू जब रिक्वायर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी हैं तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हासिल होगी। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें जल्दी से, चूंकि 1 मिनट से कम टाइम रह गया। सर सॉल्विंग 2 इक्वेशन एंड 5 इक्वेशन, सर ये कैसे हुआ है? ये इसी तरह से जैसे ये सॉल्व की है हमने, ये आप ऊपर नीचे इनको जब लिखेंगे इकट्ठा